साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक फाइट जो आप लोगों ने कंप्लीट किया है, वैदिक सभ्यता और मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, जो आपने गुप्त काल, इन सब चीज़ों का इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था आपने बहुत अच्छे से समझा है। आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल था। हालांकि अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी डिपेंड करती है। एक अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो समाज के वर्गों को देखने से भी पता चलता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में अपने अपने वर्ग का, एक अलग वर्ग का उसमें अलग योगदान होता है। जैसा कि हम ऋग वैदिक काल में आते हैं तो सबसे पहले हम वैदिक काल की बात कर लेते हैं और वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग वैदिक काल है और वहाँ की वर्ण व्यवस्था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उत्तर वैदिक समाज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या सोशल चेंजेज आए, क्या सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार की व्यवस्था थी, स्त्रियों की क्या भूमिका रही, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों बात करेंगे वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन समाज कैसा समाज रहा होगा, वैदिक कालीन समाज कैसा रहा होगा। ये 1500 ईसा पूर्व यानी कि 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, ऋग वैदिक काल से लेकर के और लास्ट तक हम चर्चा करेंगे यानी कि 600 ईस्वी तक, 6वीं शताब्दी तक चर्चा करेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसके बाद बुद्ध काल आता है, उत्तर वैदिक काल, फिर बुद्ध काल आता है। तो धीरे धीरे करके ये जो परिवर्तन हुआ ऋग वैदिक व्यवस्था में हमको देखने को मिलता है। जब शुरुआत में यूँ कहें कि ऋग्वैदिक काल के समय वर्ण व्यवस्था चरम पर नहीं थी, यह वर्ण व्यवस्था में इतना परिवर्तन नहीं आया था। एक तरीके से देखने को मिलता है कि हमारी व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक सिस्टम था, बहुत ही अच्छा था, ग्रोथ पर था। और कुछ उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है धीरे धीरे वर्ण जो है 3 व्यवस्थाओं में पड़ जाता है, 4 व्यवस्थाओं में पड़ जाता है। शुरुआत में ऋग्वैदिक काल के समय से पुरोहित और राजा की चर्चा आती है। पुरोहित वर्ग होता है और राजा होते हैं और जनसामान्य, जो जनसामान्य लोग होते हैं, यानी कि यूँ कहें कि एक तरीके से एक राजा जो कि सर्व समाज की देखभाल करता है तो राजा हो, और राजा को जो और कुछ नियम कानून जो पुरोहित वर्ग एक तरीके से राजा से भी ऊंचा माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जो वैदिक कालीन समाज था, यज्ञ को भी प्रोत्साहित कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी जो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण जो व्यवस्था थी, यानी कि यूँ कहें कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो चारों व्यवस्थाओं को बांटा गया था, वो एक तरीके से कर्मों के आधार पर बांटा गया था। धीरे धीरे कर्म जो है वो जन्म के आधार पर धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है और शुरुआत में जो कर्म करता था उसके हिसाब से उसको दर्जा दिया जाता था। जैसा कि देखने को मिलता है कि बहुत सारे वर्ड, एक सेंटेंस आता है जो कि बहुत ही प्रख्यात सेंटेंस है, ऋग्वेद में दिया गया। ऋग्वेद में ये वाक्य की चर्चा मिलती है अक्सर कि एक जन सामान्य इंसान, एक छात्र जो कहता है कि मैं जो है कवि हूँ, मैं कवि हूँ और मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज पीसती है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो एक छात्र है वो किसी एक विशिष्ट वर्ग में नहीं पैदा हुआ, एक तरीके से उसके कर्म उसको बना रहे हैं।
कवि बना रहे हैं। और दूसरी चीज फिर उसके कर्म, जो उसके पिताजी के कर्म थे, आपने देखा कि उसके पिताजी जो कि एक चिकित्सक थे, तो चिकित्सक की भूमिका निभा रहे थे, और एक जो है उनकी माताजी अनाज पीसती थी। तो कर्मों के आधार पर लोग जो है बटे होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था है एक तरीके से वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर हो जाती है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। यूँ कहें कि जैसे वर्ण व्यवस्था, जब शुरुआत में वर्ण व्यवस्था एक रंग के आधार पर धीरे धीरे आर्य समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और जब कर्म बांट दिए गए कि इनको ये करना है, इनको बुनकर का काम करना है, इनको जो है लकड़ी बनानी है, इनको ये काम करना है, तो धीरे धीरे करके उनके आधार पर जैसे जैसे कर्म होते गए, वो लकड़ी का काम कर रहे हैं तो बढ़ाई हो गए, और जो एक तरीके से लोहे का काम कर रहे हैं वो लोहार हो गए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनके कर्म, जैसे जैसे वो कर्म कर रहे थे, धीरे धीरे वो कर्म धीरे धीरे जाति में बदल गया। यानी कि वो जिस कर्म को कर रहे थे, जन्म के आधार पर धीरे धीरे वो जाने लगा। तो ये चीजें धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। साथियों, ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक काल में जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जाना जाता है, उसमें हम देखते हैं कि जो समाज था, जो हमारा वैदिक कालीन समाज था, वो एक तरीके से पितृ सत्तात्मक समाज था। कैसा था? पितृ सत्तात्मक समाज। पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक समाज का मतलब ये है कि किसी परिवार का जो मुखिया होता था, वो मुखिया, किसी परिवार का मुखिया, वो एक सारी चीजों की देखभाल करता था, परिवार के सभी लोगों की देखभाल करता था, वो कष्ट भी सहता था, और वो एक तरीके से अगर परिवार में कुछ कोई दंड का भागीदार है, तो वो एक तरीके से दंड देने का अधिकार रखता था। अगर कोई गलती कर दिया है तो उसको दंड देने का अधिकार रखता था। लेकिन उस मुखिया में बहुत सारे गुण होते थे। वो क्षमा याचना करने में प्रबल होता था। यूँ कहें कि उस समय का समाज देखने को मिलता है कि बहुत ही सुसज्जित समाज। पितृ सत्तात्मक होने के बावजूद स्त्रियों को जो है योगदान दिया जाता था, अच्छा योगदान उनको मिलता है, यज्ञ वगैरह में भाग लेने को मिलता था। और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बाल विवाह प्रथा नहीं थी, यानी कि 16-17 की उम्र में जो है स्त्रियों का विवाह किया जाता था, और बहुत सारे विधवा विवाह नहीं था। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उस समय विदुषी भी देखने को मिलती हैं कि जैसे अपाला, घोषा और बहुत सारी विदुषी जो कि उस समय चर्चा में है। तो ये चीज़ें ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं। जैसे कि एक ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का भी मिलता है। एक तरीके से अगर भोजन के बारे में कहें तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांसाहारी भी करते थे और शाकाहारी भी लोग थे, दोनों प्रकार के लोग थे। सोम रस का भी पान मिलता है कि सोम रस का भी प्रयोग किया जाता था। और जैसे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति के बारे में कई सूक्त लिखे गए। इस तरीके से देखने को मिलता है कि वस्त्र, सूत, ऊन और मर्ग चर्म से निर्मित जो है आर्यों के चीजें होती थी। एक तरीके से तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आर्य समाज जो है धीरे धीरे करके उनका जो स्थिति थी, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, वो पितृ सत्तात्मक होने के बावजूद भी एक तरीके से उनमें एकता का अभाव था। और हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों को दबाया जाता था, एक तरीके से उन्हीं स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। पुत्र होने पर उत्सव मनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था इस स्त्रियों को होने पर उत्सव नहीं होता था। यानी कि यूँ कहें कि उनको हतोत्साहित नहीं किया जाता था, उनको हर सारी चीज़ों में दर्जा दिया जाता था। उन्हीं पर हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि उस समय का जो समाज रहा ऋग्वैदिक काल का, वो एक तरीके से संयुक्त परिवार था। कैसा था?
संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार, कैसा परिवार? संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। यानी कि दादा, नाना और जो उनके नाना और पोते, ये सारे जो जितने भी रिश्ते थे, ये सब एक नृत्य का एक तरीके से नृत्य का प्रयोग करते थे। इन सब चीज़ों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो नृत्य कहलाता था या नृत्य कहते थे। वो शब्द क्या था? नृत्य। इस शब्द का यूज होता था किसके लिए? नाना, नाती, पोते, इन सब के लिए और दादा, इन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था। वो कौन सा था? नप्त्र। अगर नाना है तब भी नप्त्र कहते थे और दादा है तब भी नप्त्र ही कहते थे। तो इन सब के लिए एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ये चीज देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के जो चिन्ह मिलते हैं, वो बताया गया कि ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का विभाजन दिखाया गया है। तो किसमें? पुरुष सूक्त में दिखाया गया है। पुरुष सूक्त किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में देखने को मिलता है क्या? वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है। वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया। वर्ण व्यवस्था जो है 10वें मंडल में। तो इससे ये पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल के, जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो धीरे धीरे करके वर्ण व्यवस्था और ज़्यादा अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। पुरुष सूक्त में ये दिखाया गया, एक विराट पुरुष है, उसके मुख से एक विराट पुरुष है, उसके मुख से ब्रह्मा और मुख से जो है ब्रह्मा निकलते हैं और भुजाओं से वैश्य निकलते हैं और पैरों से जो है शूद्र का जन्म होता है और भुजाओं से क्षत्रिय निकलते हैं। तो ये जंघाओं से वैश्य निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा की गई। एक विराट पुरुष है, पुरुष सूक्त में बताया गया कि एक विराट पुरुष है जिससे मुख से ब्रह्मा निकलते हैं और जो भुजाएं कहें या बाजू कहें, इनसे जो है क्षत्रिय निकलते हैं और जंघाओं से जो है वैश्य निकलते हैं और जो पैरों से हैं वो शूद्र उत्पन्न हुआ। ये चीज पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। तो उस समय ये भी बताया गया कि एक तरीके से एक कुप्रथा थी वर्ण व्यवस्था, जो कि धीरे धीरे प्रचलन में आ गई। हालांकि ऋग्वेद में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। ऋग्वेद में सारे लोग एक तरीके से समान तरीके से दिखाए गए कि समान उनको धीरे धीरे कर्म जब बांटा गया तो धीरे धीरे कर्म के आधार पर ये व्यवस्था उत्पन्न हुई। और उस समय जो है स्त्रियों की व्यवस्था पितृ सत्तात्मक होने के बावजूद भी अच्छी थी, जैसे कि यज्ञ में भाग लिया जाता था। तो और दूसरी चीज, जो आजीवन महिलाएं रहती थी, जो आजीवन एक तरीके से अविवाहित महिलाएं होती थी या शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। वो स्त्रियां जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। एक पत्नी विवाह प्रचलन में था, यूँ कहें कि एक पत्नी विवाह प्रचलन में था। और दूसरी चीज, एक जो कुप्रथा, बहु विवाह की कुप्रथा थी, वो देखने को इसमें नहीं मिलती है। तो ये एक अच्छी बात थी। और पुत्र प्राप्ति के लिए एक थी नियोग की प्रथा जो प्रचलन में चलाई जाती थी। कौन सी? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा जो कि देखने को मिलती है, नियोग प्रथा, ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये प्रथा चलाई जाती थी। नियोग प्रथा, इसको नियोग कहा गया है। तो ये चीजें देखने को मिलती थी। ये नियोग प्रथा ऐसी प्रथा थी कि जो है एक तरीके से हम यूँ कहें कि इस प्रथा के अंतर्गत
महिला को अपने देवर से साहचर्य करना पड़ता था, ये चीजें हैं। और ऋग्वेदिक काल में दिखाया गया कि दास प्रथा का बड़ी प्रचलन था। कैसा था? दास प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। दास प्रथा, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो एक तरीके से जिनका इकोनॉमिक सिस्टम सही नहीं होगा, एक तरीके से जैसे तुमने देखा था कि मौर्योत्तर काल में जो तुमने देखा था कि कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे कृषक वर्ग था जो कि एक निचला तबका था, उसको बटाई के तौर पर उसे खेती कराई जाती थी, या उनका एक तरीके से शोषण देखने को मिलता है, सामंत वर्ग और जमींदार वर्ग करते रहते थे। वही चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ये दास प्रथा कुछ ऐसे ही थी, यानी कि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो निचले वर्ण के लोगों को दास बना के रखते थे, या उनसे एक तरीके से दास प्रथा या दासों का शोषण होता था। उच्च वर्ण के द्वारा दासों का शोषण किया जाता था। ये चीजें जो है देखने को मिलती हैं। और यूँ कहें कि जो विवाह की प्रथा थी वो दो तरीके से की थी। विवाह प्रथा में जो उच्च वर्ण का अगर पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी, तो जब उसका विवाह होता था वो अनुलोम विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम वो होता था जो उच्च वर्ण की महिला होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, तो उसे हम कहते थे क्या? प्रतिलोम विवाह। तो विवाह ये दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। जो विवाह हैं वो दो प्रकार का चित्र मिलता है। कौन कौन सा? एक अनुलोम और दूसरा कौन सा? प्रतिलोम। तो जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का क्या? पुरुष, और निम्न वर्ण की महिला। कौन सी? निम्न वर्ण की महिला। निम्न वर्ण की क्या? महिला। तो ये होता था कौन सा? ये जो विवाह होता था अनुलोम विवाह होता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल इसका अपोजिट, यूं कहें अपोजिट होता था। जब उच्च वर्ण महिला का होता था, उच्च वर्ण की महिला होती थी, कौन? महिला, और निम्न वर्ण का क्या होता था? पुरुष। निम्न वर्ण का पुरुष होता था, तो वो होती थी प्रतिलोम विवाह। तो आपने जाना कि एक तो आपने जाना कि जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त का, उसमें आपने जाना कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? आपने देखा 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और कौन सा? शूद्र। ये वर्ण बटा होता था। तो ये जो जिक्र मिला पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिला कि इस प्रकार से कौन सा? पुरुष सूक्त के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में। हालांकि साथियों अगर हम देखें उस समय शायद हम ये अनुमान ही लगा सकते हैं ग्रंथों के माध्यम से कि ऐसी व्यवस्था रही होगी, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है कि जब शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़ता है तो देखने को मिलता है कि इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। और ये व्यवस्थाएं वर्तमान में देखने को ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जहाँ शिक्षा का विकास है तो वो उनमें इन चीज़ों की भावना थोड़ा कम होती है। ये चीज़ें जब अशिक्षा की भावना होती है, जब लोग अशिक्षित होते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, तो वो जन्म के आधार पर एक दूसरे को बांटने लगते हैं। लेकिन जब शिक्षित समाज होता है तो धीरे धीरे करके वो कर्म के आधार पर इंसान को समझने लगता है। जैसे कि आज के युग में जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, जो कविताएं लिखते हैं, और बहुत सारे तो वो कवि के रूप में हैं,
और जो बहुत अच्छे जो लोगों की देखभाल करते हैं या चिकित्सा या मेडिसिन के मामले में बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो आज के युग में डॉक्टर हैं। तो ये व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं में धीरे धीरे करके जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो धीरे धीरे करके इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। आज डॉक्टर मिलेंगे आपको, कृषक वो वर्ग जो कि किसानी करता है, धीरे धीरे करके खेती करना सीखता है और खेती में भी बहुत ही अच्छे जो वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से खेती की जाती है, इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। तो वो अब एक तरीके से हम यूँ कहें कि वो निचला तबका नहीं रहा। कृषक वर्ग में भी बहुत ही अमीर अच्छे जो है लोग धीरे धीरे करके परिवर्तन आए, समाज में ये परिवर्तन देखने को मिलता है शिक्षा के। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग बांटा गया उस समय शायद व्यवस्था ऐसी रही होगी जो कि पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में बताया गया कि एक विराट पुरुष है और उसके विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा और क्षत्रिय उसके भुजाओं से और वैश्य जो है उसके जंघाओं से और शूद्र पैरों से। हालांकि ये हम एक तरीके से उस समय कुछ इतिहासकार इससे सहमत हैं और कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हुआ होगा। क्योंकि आज जो देश है, आज जो हमारे जो लोग हैं वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस पर डिपेंडेंट है, तो इन चीज़ों को नहीं मानते, बिल्कुल ही इन चीज़ों को एक तरीके से गलत सिद्ध किया जाता है। लेकिन इतिहास है, इसको समझना चाहिए और इसको समझने के लिए इसीलिए इतिहास बहुत जरूरी होता है कि शायद पूर्व में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आगे चल करके ना हो, उनमें परिवर्तन आए, लोग उन गलतियों को सुधारे, धीरे धीरे करके उन गलतियों को सुधारे। तो ये पुरुष सूक्त में ये चर्चा करना बहुत जरूरी था। तो ये पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। और कैसा समाज था, आपने देखा कि पितृसत्तात्मक समाज। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी जो है महिलाओं को अच्छा दर्जा दिया जाता था या महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा भी दिया जाता था। देखने को मिला है कि बहुत सारी महिलाएं जो कि जैसे अपाला, घोषा, ऐसी कई महिलाएं देखने को मिली कि जो कि यज्ञ में भाग लेती थी और कई सभाओं में भाग लेती थी, जो उनकी सभाएं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे करके एक परिवर्तन आ रहा था। बाल विवाह जैसी कोई प्रथा देखने को नहीं मिली और विधवा विवाह जैसी कोई प्रथा, वैसे विधवा विवाह का जिक्र नहीं मिला है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके देखने को मिला। हाँ, अगर खेल में बात करें तो उस समय जो खेल होते थे, घुड़दौड़ होता था। कौन सा? घुड़दौड़ देखने को मिला, रथ दौड़ देखने को मिला, पासा खेलना, ये भी एक उनकी रुचि थी ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वैदिक काल में ये ऐसा समाज था। अगर कपड़ों की बात करें, एक तरीके से कान में जो पहना जाता था उसे कड़ शोभन कहा जाता था। तो कुछ आभूषण हैं जिनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसके साथ ही कान में पहना जाने वाला आभूषण, जो कान में पहना जाता था वो कड़ शोभन कहलाता था। क्या कहलाता था? कड़ शोभन। जो कान में पहना जाता था वो कड़ शोभन कहलाता था और जो शीश में पहना जाता था वो कुंभ कहलाता था। जो शीश में पहना जाता था वो क्या कहलाता था? वो कुंभ कहलाता था। वो क्या कहलाता था? वो कुंभ कहलाता था। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें भुजबंद या नुपुर, और भुजबंद, नुपुर, कंकड़, मुद्रिका, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और कौन कौन सी चीज़ें? भुजबंद, कंकड़, मुद्रिका, खाद। तो ये कंकड़ ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ें मिली हैं, वैसे इसको ऐसे करने तो ज़्यादा सही होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, इस प्रकार के आभूषण जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में देखे गए। और भेषज शब्द का प्रयोग वैद के लिए होता था। अगर वैद की बात करें कि वैद जो है क्या कहलाता था, भेषज कहलाता था। क्या कहलाता था, भेषज। तो वेद के लिए किस शब्द का यूज होता था, भेषज। भेषज, वेद मतलब चिकित्सक, जो डॉक्टर होते हैं वो वैद। तो वैद के लिए शब्द किसका है, किसका प्रयोग होता था, भेषज का प्रयोग होता था। और याचमा, याचमा एक तरीके से कहें तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। तपेदिक जो बीमारी है उसका कई स्थलों पर इसका उल्लेख मिला है, शायद उस समय रही होगी। और दूसरी चीज मिली कि मृतकों के लिए जो यूज होता था, मृतकों के लिए दोनों चीजें थी। जो मृतक होते थे या कोई व्यक्ति अगर मर जाता था, तो जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता था तो उसके लिए दो विधियां अपनाई जाती थी। विधियां यूँ कहें कि एक तरीके से उन्हें दफनाया भी जाता था और उन्हें अग्नि का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि जलाया भी जाता था। उनके लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता था और उनको दफनाया भी जाता था। ये चीजें देखने को मिली, यानी कि दोनों का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी उन्हें दफना दिया जाता था और कभी कभी उन्हें अग्नि का प्रयोग जो है देखने को मिला। तो ये ऋग्वैदिक काल का समाज था। ऋग्वैदिक काल में कुछ कुप्रथाएं भी थी और कुछ समाज सुसज्जित भी था। उस समाज में परिवर्तन आया। जैसा कि हमने अगर हम शुरुआत की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें समाज मात्र सत्तात्मक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज मिलता है। वहाँ पर कई सारी चीज़ें थी जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट थी, उन चीज़ों की बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी के आसपास रहा, 600 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। और मैं कल के सेशन में उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल, इन दोनों काल के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और साथ ही बुद्धकालीन समाज और उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका जो गठन है, उसमें जो समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आया, सोशल चेंजेस आए, उन सारी चीज़ों की थोड़ी सी बात करेंगे कल के सेशन में। साथियों, आज के सेशन में आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल का जब प्रारंभ हुआ तो कैसा समाज था, और उसमें धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल तक थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर फाइंड अप करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये भी देखने को मिलेगा कि समाज उस समय कैसा रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय ये वर्ण व्यवस्थाएं भी चरम पर थी, और उस समय जो है समाज में कई तबके थे, एक कर्म के आधार पर था, और ये धीरे धीरे करके कर्म के आधार पर कैसे हुआ होगा, और जब कर्म बटे तो उस समय समाज कैसा रहा होगा। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको आपके चर्चा हो ही चुकी है, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को, और इस सामाजिक व्यवस्था को आप जोड़ सकते हैं। इससे आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि जब जो शूद्र वर्ण था, एक तरीके से जो निचला तबका था, उसका शोषण हो रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका इकोनॉमिक सिस्टम जो है डगमगाया होगा, यानी कि बदहाल की स्थिति होगी, जो कि आपको उत्तर काल में भी देखने को मिली। तो ये आप थोड़ा थोड़ा सा लिंक करके भी पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा जो ऋग्वैदिक काल है इस पर एक आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा। उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अगले सेशन में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।